हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस का सेकंड चैप्टर, ठीक है, क्लास 7 का सेकंड चैप्टर एंड दैट स्टेट गवर्नमेंट। एंड इससे पहले हमने सिक्स्थ एनसीईआरटी में पढ़ा था, सिक्स्थ पॉलिटिकल एंड सोशल लाइफ फर्स्ट में पढ़ा कि लेवल ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, गवर्नमेंट क्या होता है। हमने पढ़ा गवर्नमेंट क्यों नीड है हमें एंड गवर्नमेंट होता क्या है, ठीक है। तो उसके बाद हमने पढ़ा जो गवर्नमेंट है ना, वो उसका 3 लेवल्स होता है। क्या अब हमने पढ़ा? 3 लेवल्स। एक तो हमने सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल लेवल गवर्नमेंट, ठीक है। ये हमने तीनों पढ़े। सेंट्रल लेवल जिसको यूनियन भी बोलते हैं, स्टेट लेवल पर्टिकुलर स्टेट एक पॉलिसी बनाती है। जैसे कि दिल्ली में पावर का पॉलिसी है कि 200 वाट फ्री है वहाँ पे। दिल्ली में 200 वाट इलेक्ट्रिसिटी फ्री है, ठीक है। तो ये क्या है? ये सिर्फ दिल्ली में है, ओनली इन दिल्ली, बट नॉट इन कश्मीर। ना ही ये जे में है एंड ना ही ये किस में है, ना ही उड़ीसा में, न झारखंड में, ना ही कहीं और पर है। ओके, सो इट्स ओनली इन सच प्लेसेस इन दैट पर्टिकुलर स्टेट, जिस स्टेट में जो लॉ पास किया गया है, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट है ना, तो वो एक पर्टिकुलर लॉ अपनी स्टेट के लिए पास करते हैं, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं स्टेट लेवल पे, ठीक है। जिस तरह दिल्ली में है इलेक्ट्रिसिटी है या वाटर है, ठीक है। तो ये एक पॉलिसीज़ है जो उन्होंने अपनी स्टेट के लिए की बनाई हुई है, ठीक है। तो हमने अब जो है ना, अब जो आपका जो ये है 7th क्लास का जो है ना चैप्टर सेकेंड, ठीक है। चैप्टर सेकेंड एंड चैप्टर थर्ड, इसका पहले बताया गया है आपको इसमें क्या पढ़ना है। पहले आपको एक एग्जाम्पल ऑफ हेल्थ है, हेल्थ का एग्जाम्पल दे के आपको समझाया गया है कि गवर्नमेंट कैसे काम करती है, ठीक है। फिर उसमें समझाया गया पब्लिक एंड प्राइवेट एस्पेक्ट्स क्या होते हैं। पब्लिक यानी इसमें सारे लोग क्या होता है, सारे लोग इम्पैक्ट होते हैं, सारे लोग उसमें इंक्लूड हम लोग करते हैं, विच इज़ एक्चुअली द गवर्नमेंट ही। उसी पॉलिसीज़ में सारे लोग इक्वली एप्लीकेबल होते हैं, सारे लोग इक्वली एक्सेस होता है उन चीज़ों का। फिर राइट टू हेल्थ है ना, वो कैसे एक फंडामेंटल राइट का एस्पेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल राइट टू लाइफ है ना, राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 में आता है, राइट टू लाइफ, ठीक है। राइट टू लाइफ, ठीक है। एंड राइट टू क्लीन सराउंडिंग्स, क्लीन एनवायरनमेंट, ये हमारा आर्टिकल 21 है। तो ऐसे राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, तो ये सारे किस में आता है? हमारे राइट टू हेल्थ एक फंडामेंटल राइट एस्पेक्ट में आता है। ये हमारे फंडामेंटल राइट्स में आता है। एफ आर होता है फंडामेंटल राइट्स, जो कि हमारे 12 to 35 आर्टिकल तक है, ठीक है। 12 to 35 आर्टिकल तक हमारे फंडामेंटल राइट्स है। एंड उसके बाद जो चैप्टर थर्ड है ना, वो भी उसका जो फोकस है ना गवर्नमेंट के फंक्शन पे, ठीक है। पहले जो चैप्टर सेकंड है उसमें बताया गया है एक सेक्टर, जो हेल्थ एक सेक्टर लिया गया है, ठीक है। उसमें बताया गया है कि गवर्नमेंट कैसे काम करता है। देन चैप्टर 3 है, उसमें बताया गया कि क्या क्या है, लोगों ने क्या किया है, क्या प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट ने उस पर कितना काम किया है, फिर उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है। फिर उसके बाद बोला गया थर्ड चैप्टर में गवर्नमेंट कैसे काम करती है उस सब चीज़ के लिए, और उसमें आइडिया ऑफ रिप्रेजेंटेशन, अकाउंटेबिलिटी एंड पब्लिक वेलफेयर है। ये आपका चैप्टर थर्ड में ये सारा आपको पढ़ना है। एंड सेकेंड में आपको पढ़ना है हेल्थ एंड द पब्लिक एंड द प्राइवेट एस्पेक्ट्स ऑफ द हेल्थ एंड द राइट टू हेल्थ एंड एस्पेक्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। उसके बाद मैंने आपको समझाया लेवल ऑफ गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या होता है? एक पर्टिकुलर स्टेट पे जो पॉलिसी हम लोग इम्प्लीमेंट, एक स्टेट अपनी एक जो स्टेट होता है ना, उसका जो होता है ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एक स्टेट का जो सीएम होता है प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। वो जो पॉलिसी इम्प्लीमेंट करते हैं ना फॉर दैट स्टेट, उसे कहते हैं हम फॉर दैट पर्टिकुलर स्टेट। तो स्टेट गवर्नमेंट होता है, ठीक है। हर कोई स्टेट अपने अपने लिए एक पर्टिकुलर लॉज पास करवाती है जो उनको नीड होता है अपनी स्टेट में, जो उनको दिक्कत होता है या जो प्रॉब्लम्स होती है, जो इश्यूज होते हैं, या जिनको लगता है कि इससे हमारा स्टेट आगे जाएगा, जो कि सारी स्टेट्स पे एप्लीकेबल नहीं होता है। सिर्फ यूनियन लॉ, सेंट्रल लॉ है ना, वो सारी स्टेट्स पे, यूटीज़ पे एप्लीकेबल होता है। तो ये एक पर्टिकुलर स्टेट होता है, पर्टिकुलर स्टेट का जो सीएम होता है, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है, जैसे अरविंद केजरीवाल है, ठीक है। ही इज़ सीएम ऑफ दिल्ली, ठीक है। तो दिल्ली में एक इलेक्ट्रिसिटी का उन्होंने रखा है, 200 वाट तक फ्री है, ठीक है। तो वैसे हर एक स्टेट का अपना सीएम होता है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है जो उस पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं।
अब जो हमारा चैप्टर है ना, ये जो चैप्टर है इट्स अबाउट कि हमें एक्चुअली पढ़ना है तो गवर्नमेंट का क्या रोल है इन द हेल्थ, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट का रोल पढ़ने से पहले हम समझेंगे हेल्थ होता क्या है, ठीक है। हेल्थ में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है, व्हाट इनकम्पासेस द हेल्थ, कि हमें जो ये हेल्थ है ना इसमें क्या क्या चीज़ों का क्या है, एक कोलैबोरेशन है, यू कैन से, इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हो जाती है। पहले सबसे इम्पोर्टेंट है कि हेल्थ होता क्या है, पहले हम समझेंगे हेल्थ होता क्या है। तो पहले जैसे हम लोग समझते हैं कि जो हेल्थ है ना इट्स द एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजरी। जैसे कि आपको कोई बीमारी नहीं है एंड आपको कोई इंजरी तो नहीं हुई, अगर आप इन दोनों चीज़ों से फ्री हो ना, ना आप बीमार है, ना आपको कोई फीवर है, ना आपको कोई दिक्कत है, ना आपको कोई डिजीज़ है, आपको कोई फीवर इलनेस नहीं है, ठीक, आपको कोई इलनेस नहीं है। सेकेंड, आपको कहीं पे चोट नहीं लगी है, अगर आपके पास, अगर आप इन दो चीज़ों से फ्री है, आपको ये दो चीज़ें नहीं हुई है, तो उसे अक्सर माना जाता है हेल्थ। बट द द रियल थिंग जो है ना अबाउट द हेल्थ, इट्स नॉट अबाउट डिजीज। हेल्थ है ना ये एक्चुअली डिजीज़ के बारे में नहीं है, ठीक है। हेल्थ इससे भी और वाइडर डेफिनेशन है इसका, इससे भी और क्या उसको बोलते हैं ना, इसका भी इसका जो डेफिनेशन है ना इससे भी बड़ा, मतलब इससे भी बिगर पिक्चर पे हमें देखना है, बिगर कैनवास पे देखना है। तो अगर हम देखें जो हेल्थ है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंसान की बॉडी को इम्पैक्ट करते हैं। जैसे पहले कि हमको, इंसान को क्या चाहिए, एयर चाहिए, ठीक है, हमें क्या चाहिए, एयर चाहिए, यानी कि ऑक्सीजन, एयर में ऑक्सीजन होता है। एयर इज कम्पोज ऑफ द मेनी एलिमेंट्स ऑफ, लाइक पता है ना आपको, गैसेस बहुत सारे एयर में होते हैं, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, एंड अदर गैसेस होते हैं, ठीक है, वाटर वेपर्स होते हैं, अदर गैसेस होते हैं, ठीक है। तो पहले हमको क्या चाहिए, क्लीन एयर चाहिए, ठीक है। फिर हमें क्या चाहिए, क्लीन वाटर चाहिए, ठीक है। हमें क्यों क्लीन वाटर की नीड है, सो दैट कि लोग बीमार ना, अगर हमें क्लीन एयर, क्लीन वाटर, उसके बाद क्लीन फूड, यानी कि हाइजीनिक, जिसको हम हाइजीनिक भी बोलते हैं, हमें क्या चाहिए, हमें हाइजीनिक फूड चाहिए, ओके। हमें हाइजीनिक फूड होना चाहिए। उससे भी इम्पोर्टेंट जो फूड में है ना, इसमें हमें क्या होना चाहिए, बैलेंस्ड डाइट होना चाहिए, यानी कि हमें जितना हमारी बॉडी को नीड है ना उतना डाइट मिलना चाहिए, एंड वो फूड जो हम खाए ना वो हाइजीनिक होना चाहिए। बोथ द थिंग्स मैटर हियर, ओके। यहाँ पे दोनों चीज़ों का इम्पोर्टेंस है। क्लीन एयर हो, ठीक है, क्लीन एयर में क्या हो, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड, अदर गैसेस, ठीक है, ये सारी गैस इसमें होते हैं। लेकिन हर चीज़, हर एक का 1%, जैसे 73% हमारे इसमें एयर होता है, 28%, 29% हमारा ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.3% होता है, ठीक है, वाटर वेपर होता है। तो हमारे इसमें एयर का मस्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें ऑक्सीजन उतना होना चाहिए जितना एक एयर का कंपोजिशन होता है। तो क्लीन वाटर, ठीक है, जो वाटर है वो हमारे लिए क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हो, ठीक है। देन कम्स द पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, जो एनवायरनमेंट हो वो क्या हो, पोल्यूशन फ्री हो, यानी कि एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ आता है, जैसे हम लोग कहाँ पे रहते हैं, जिस प्लेस पे हम रहते हैं ना वहाँ पे प्रॉपर सैनिटेशन हो, क्या हो, सैनिटेशन है कि ड्रेनेज वगैरह का प्रॉपर क्लीनिंग हो, वहाँ पे मच्छर वगैरह ना आते हो, मतलब वहाँ पे कोई जो भी डिज़ीज़ फैलने का कोई ख़तरा ना हो, तो एक प्रॉपर सैनिटेशन भी हो। तो ये सारी चीज़ें जो इंसान के लिए इम्पोर्टेंट है, एक तो क्लीन एयर, क्लीन वाटर, क्लीन फूड, ऊपर से बैलेंस्ड डाइट, एडुकेट अमाउंट ऑफ फूड, एडुकेट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इंसान की बॉडी में होना चाहिए। बच्चे का एक ये नीड होता है टू ग्रो अप इन द बॉडी, टू ग्रो अप द इंटेलेक्चुअली, फिजिकली, एंड अदर थिंग्स, ठीक है, बायोलॉजिकली जो बच्चे का नीड होता है। लेकिन उसके बाद अडल्ट का अलग नीड आता है इन द न्यूट्रिशन। वैसे ही सबके सब जितना स्टेजेस हम जाते हैं उतना नीड्स भी हमारा चेंज हो जाता है। देन प्रॉपर सैनिटेशन होना चाहिए जहाँ पे डिजीज़ वगैरह ना फैलती हो, ओके। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें ऐसी है जो हमारी हेल्थ को क्या करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं। तो अब आपको समझ आया जो हेल्थ है ना, ये ऐसा नहीं है कि जिससे जैसे आप बीमार नहीं हो या आपको कोई लगी नहीं, आपको कोई जख्म या कुछ वॉन्ड नहीं आप हो चुके हो, ऐसा नहीं है। बल्कि हेल्थ हेल्थ इसके बगैर भी बहुत सारी चीज़ों का इम्पैक्ट है। लाइक अगर आप हेल्दी तब माने जाओगे अगर आपके पास एक प्रॉपर
अगर आप क्लीन एयर होगा तो आपको कभी डिजीज़ नहीं होगी, लंग डिजीज़, टीबीज़ वगैरह नहीं होगा। इट्स लाइक इन सब चीज़ डिजीज़ होती है। अगर क्लीन वाटर होगा तो आपको कभी टाइफाइड, कॉलरा ये सब डिजीज़ नहीं होगा, ठीक है। क्लीन फूड होगा, इससे भी वो डिजीज़ नहीं होगा आपको, टाइफाइड एंड अदर थिंग्स। बैलेंस रहेगा तो आपको माल न्यूट्रिशन नहीं होगा, ठीक है। सैनिटेशन प्रॉपर होगा तो आप हमेशा क्लीन रहोगे, तो आपको आपकी बॉडी में जर्म्स, बैक्टीरिया वो सब नहीं जाएंगे, तो आप हमेशा क्या रहेंगे, आप हेल्दी रहेंगे। तो एक हेल्दी इंसान के लिए ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये भी है कि इंसान को लंबा स्ट्रेस भी नहीं होना चाहिए, लाइक इंसान का फ्री जो है ना, फ्री स्ट्रेस होना चाहिए। इंसान लंबे समय, अगर इंसान को लंबे समय तक स्ट्रेस होगा, एंजाइटी होगा, तो वो सब क्या होता है, वो सब से इंसान का हेल्थ इम्पैक्ट होता है, इंसान बीमार हो जाता है। तो हेल्थ में ये सारा चीज़ इम्पोर्टेंट है, हेल्थ में ये सब चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, तो अब आपको समझ आया, जो हेल्थ है ना, ये सिर्फ ये नहीं होता है कि आपको कोई इलनेस नहीं है, आप बीमार नहीं है तो आप हेल्दी है, नहीं। अगर आपके पास सारी बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक फैसिलिटीज़ है जिससे आपका हेल्थ ठीक रहे, ठीक है, आप स्ट्रेस फ्री रहें, आपको हेल्दी या आपको क्लीन एयर, हेल्दी खाना, हर चीज़ अच्छा मिले, जो आपकी नीड्स है वो पूरी हो जाए, आपके इमोशनली नीड्स है, आपके इमोशनल नीड्स है, आपके मेंटल नीड्स, आपके फिजिकल नीड्स, आपके बायोलॉजिकल नीड्स, जो भी नीड्स है आपकी बॉडी के, वो पूरा हो रहा है, तो देन इट्स कॉल्ड द हेल्थ। तो ये सारी जो है ना, ये सब में किस में आता है, हेल्थ में आता है। तो ये सारा आपका इम्पैक्ट करता है हेल्थ। अब गॉड फॉरबिड कोई इंसान बीमार होता है, ठीक है, गॉड फॉरबिड जब इंसान बीमार होता है तो क्या होता है इंसान के साथ। तो जब इंसान बीमार होता है ना, तो उसमें क्या क्या चीज़ों का रोल होता है, क्या क्या उसको करना पड़ता है, क्या उसके लिए हमें चाहिए एक कंट्री को। फॉर पीपल जो बीमार होते हैं, ठीक है, जिनमें कोई दिक्कत होता है, जो किसी वजह से बीमार हो जाते हैं, तो उनके लिए क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल होना मस्ट है। तो उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। तो अगर कोई बंदा बीमार हो गया तो पहले क्या करेंगे, हम उसे हॉस्पिटल ले जाएंगे, तो हमारे पास क्या एक हॉस्पिटल होना चाहिए। ओके, तो पहले हमें हॉस्पिटल होना चाहिए। जो ही हम हॉस्पिटल में एंट्री करते हैं तो पहले क्या होता है, पहले बोलते हैं कि आप यहाँ पे अपना नाम लिख लेवाइए, अपना वो प्रिस्क्रिप्शन वो निकालना पड़ता है, कार्ड निकाल दिए। उसके बाद हमारा वाइटल्स चेक होता है, हार्ट रेट, बीपी, शुगर, वो सब चेक चेक होता है, ठीक है। देन उसके बाद क्या होता है, डॉक्टर से चेकअप होता है हमारा, ठीक है। एंड गॉड फॉरबिड कुछ दिक्कत हो इंसान को, तो कोई टेस्ट वगैरह करवाते हैं, एक्सरेज और समथिंग जो भी है ना वो करवाते हैं। कोई ब्लड टेस्ट करवाना हो तो उसके लिए, ब्लड टेस्ट के लिए प्रॉपर लैब होना चाहिए। अल्लाह बचाए किसी को सर्जरी करनी हो तो उसके लिए सर्जिकल पूरा वो होना चाहिए, ऑपरेशन थिएटर जिसको ओटी बोलते हैं, वो होना चाहिए। एंड इन द टेस्ट के लिए हमें माइक्रोस्कोप होना चाहिए टेस्ट करवाने के लिए। और पेशेंट को हॉस्पिटल लेने के लिए एक एम्बुलेंस का नीड होता है। एम्बुलेंस के अंदर भी एक फैसिलिटीज़ होना चाहिए फॉर द इमरजेंसी केयर, ठीक है। और जो हमारे टेस्ट वगैरह करता है या जो ड्रेसिंग वगैरह, उसके लिए नर्सेज होना चाहिए, स्टाफ होना चाहिए, ठीक है। अल्लाह बचाए किसी को इमरजेंसी हो कि अपनी या स्टेट टू अदर स्टेट जाना पड़े, तो उसके लिए हमारे पास एयर एम्बुलेंसेस भी होती हैं। तो हेल्थ केयर में क्या होता है, ओपीडी होता है, ठीक है, जहाँ पे एक डॉक्टर देखता है क्या, जहाँ पे डॉक्टर देखता है कोई भी, जहाँ जब हम कार्ड निकालेंगे हॉस्पिटल में, फिर बोलते हैं ओपीडी में कौन है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में कौन बंदा बैठेगा, फिर वहाँ पे चेक होता है, ठीक है। ओटी होता है ऑपरेशन थिएटर, जहाँ पे क्या इंसान का ऑपरेट होता है किसी इंसान का। ब्लड बैंक जहाँ पे हम लोग ब्लड डोनेट कर पाते हैं, जहाँ से हम ब्लड खरीदते हैं फॉर देयर इज इमरजेंसी। आईसीयू इंटेंसिव केयर यूनिट ऐसा होता है कि जहाँ पे जो पेशेंट्स का सीवियर हेल्थ कंडीशन होता है उनको रखा जाता है। देन इज़ अ फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी होता है कि आपकी बॉडी को एक्सरसाइज किया जाता है, जो आपकी कोई पार्ट ऑफ द बॉडी होता है जिसमें कोई प्रॉब्लम हो, तो उसको कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं, उससे कुछ हेल्प हो जाता है बाय दिस एक्सरसाइज, उससे राहत हो जाती है, या कपिंग वगैरह किया जाता है, वो होता है फिजियोथेरेपी में। देन होता है पैथोलॉजी में। पैथोलॉजी में ये लैब टेस्टिंग वगैरह होता है, ठीक है। रेडियोलॉजी में क्या होता है, आपका सारा स्कैनिंग होता है, जो भी स्कैन करना होता है, मे बी एक्सरेज फॉर द सीटी स्कैन और अदर स्कैन यूज या यूएसजी एंड अदर थिंग्स, वो सारा रेडियोलॉजी करता है। एंड कैजुअलिटी
एक अलग सा ये होता है, ठीक है, कैजुअलिटी, ये वार्ड्स वगैरह जो होते हैं, ठीक है, वो होता है उसमें। तो ये सब हमारी किस में आता है, हेल्थ में। फॉर एग्जांपल अगर आपको अपनी कंट्री का, अपनी स्टेट का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर देखना है, अल्लाह बचा आपकी कंट्री में लोग बीमार होते हैं, किसी को कुछ प्रॉब्लम होता है, जैसे हमारे पास रिसेंटली कोविड आया, तो कोविड के टाइम हमें सब लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत, हमें डॉक्टर्स की बहुत ज़रूरत पड़ी, हमें नर्सिस की, हमें जो लैब टेक्नीशियंस होते हैं, रेडियोलॉजिस्ट्स होते हैं, जो काउंसलर्स, मतलब जो रिसेप्शनिस्ट जो बहुत बैठते हैं, एम्बुलेंस, सबका हमें बहुत ज़्यादा नीड हुआ, ठीक है। क्योंकि जैसे आपको पता है जो कोविड था ना, इट वाज इम्पैक्टिंग द लंग्स, रेस्पिरेटरी सीवियर, इट वाज SARS-CoV-2, SARS-CoV-2, ठीक है। तो ये क्या था, ये हमारे रिसीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को इम्पैक्ट कर रहा था, उसी की वजह से लोगों का डेथ हो रहा था। सो दैट वाज, उसमें क्या था, फिर किसका ज़्यादा नीड हुआ, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट था ना, उसमें प्रॉब्लम हो रहा था ना, तो उसमें क्या, तो हमारा जो ऑक्सीजन, वो जो लोग थे ना, उनको ऑक्सीजन था ना, सैचुरेशन वो कम होता जा रहा था, तो उनको ऑक्सीजन सिलेंडर्स बहुत ज़्यादा नीड हुआ ड्यूरिंग द कोविड, ओके। सो क्या हमारी कंट्री के पास उस टाइम सफिशेंट सिलेंडर्स थे अवेलेबल टू, जो उस टाइम लोग जो दे वर स्ट्रगलिंग विद दिस कोविड एंड हाउ दे मैनेज इट, क्या उस टाइम जो हमें इमरजेंसी फैसिलिटीज़ नीड था, वो हमारी कंट्री के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ने क्या प्रोवाइड किया कि नहीं किया। आप इस सब चीज़ के बारे में सोचिए एंड देख लीजिए। पढ़ने का जो भी हम टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, जो भी हम लोग चैप्टर्स पढ़ रहे हैं ना, ये हमें इसलिए पढ़ना ताकि हम लोग बेटर सिटीजन्स बन सके, हम एक बेटर अपनी कंट्री को सर्व कर सके, हम अपनी बेटर प्रॉब्लम्स को बेटर समझ सके एंड उन प्रॉब्लम्स को हम डायग्नोसिस कर सके। दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट वाइल वी रीड द थिंग्स। इट्स नॉट अबाउट जस्ट क्लियरिंग द एग्जाम एंड राइट द आंसर्स इन द एग्जामिनेशन। पढ़ाई का मतलब है कि यू नीड टू ग्रो। अगर आप पढ़ाई से ग्रो हो रहे हैं, लर्न कर रहे हैं चीज़ों आप प्रॉब्लम सॉल्वर्स बन रहे हैं, देन उस पढ़ाई का एक क्या होता है ना, उसका एक पर्पस पूरा हो जाता है। पढ़ाई का जो पर्पस है ना, वो पूरा हो जाता है। लेकिन अगर आप सिर्फ इतना हो जाता है, अगर आप सिर्फ पढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर एंड यू क्लियर द एग्जाम्स एंड फॉर दैट ओनली यू स्टडी, देन उस स्टडी का उतना इम्पैक्ट नहीं रहता एज अ सिटीजन। मे बी कल आप कल आप डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, आप अच्छे अर्निंग हैंड बनेंगे, बट एक सिटीजन जो एक कंट्री को चाहिए होता है, एक स्टेट को चाहिए होता है, एक पर्सन जो उस स्टेट को, जो उस एरिया को एक इम्पैक्ट डाल सके, जो एक प्रॉब्लम सॉल्वर बन सके, वो इंसान तब बनता है जब वो क्या होता है, जब वो पढ़ता है चीज़ों को, और उन चीज़ों का एक पर्पस होता है, एक पर्पस से पढ़ता है, रादर देन जस्ट क्लियरिंग द एग्जामिनेशंस। तो अब आप देखिए कि हेल्थ में ये कितना सारा हमें इंक्लूड होता है, ये सारा चीज़ एनकम्पास करता है योर हेल्थ, ठीक है। तो अब आप खुद सोचिए कि जब आप हॉस्पिटल जाते हो, वहाँ पे क्या क्या दिक्कतें होती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कितना प्रॉब्लम होता है इंसान को, तो हमें कैसे ये चीज़ को क्या करना है, मैनेज करना है। तो अब हम, आप सबको पता है, मैंने आपको पढ़ा है लास्ट टाइम कि हमारा जो गवर्नमेंट है, वो है द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ठीक है। हमारे पास जहाँ पे जो लोग हैं, वो यहाँ पे अपने लीडर्स को चुनते हैं, जो हमारी गवर्नमेंट को रन करते हैं, ठीक है, जो हमारे लिए लॉज बनाएंगे, उनको इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर सारा चीज़ को अच्छे से उसको क्या गवर्न करेंगे, ओके। तो डेमोक्रेसी यानी गवर्नमेंट, यानी कि जो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करता है। अगर तुम्हारे यहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, तो तुमको क्या करना है, तुमको लोगों के वेलफेयर के लिए बहुत काम करना है। तो आपको जो गवर्नमेंट है ना, उसको लोगों के वेलफेयर के लिए बहुत काम करना है। वेलफेयर का मतलब है कि जहाँ पे आप लोगों की अच्छाई के, लोगों के लिए जो चीज़ें हैं ना, उनको अवेलेबल करवाएं, लोगों की हेल्प हो जाए, लोगों के लिए आपको सोचना है, लोगों के बेनिफिट्स के बारे में आपको सोचना है कि अगर आपके यहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, बिकॉज लोगों ने आपको चुना है ताकि आप लोगों की खिदमत कर सके, आप लोगों को हेल्प कर सके, आप लोगों को कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सके, आप लोगों के लिए बेटर पॉलिसीज़ ड्राफ्ट कर सके। दैट्स वाई पीपल चोज यू, पीपल ने, लोगों ने आपको लीडर तब बनाया। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है ना, आपको लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना है। तो अब वो वेलफेयर कैसे आएगा, वो आएगा जब आप लोगों को क्या एजुकेशन इजी एक्सेस प्रोवाइड करेंगे, हेल्थ उनका अच्छा होगा, एम्प्लॉयमेंट आप जनरेट करेंगे, हाउसिंग लोगों को मिलेगा, रोड्स अच्छा, कनेक्टिविटी होगा, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल होगा, और भी बाकी जो सर्विस लोगों को चाहिए, वो सब एक गवर्नमेंट को अवेलेबल करवाना पड़ेगा। तो तभी हमारे यहाँ क्या बनेगा, तभी वो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनता है।
है, बिकॉज़ यहाँ पे गवर्नमेंट को लोगों के लिए काम करना ही करना है, उसको पब्लिक वेलफेयर, जो गवर्नमेंट है ना उसको पब्लिक वेलफेयर के लिए बहुत काम करना है, ठीक है। पब्लिक वेलफेयर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इन ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, क्योंकि जो गवर्नमेंट है ना उसको लोगों ने चुना है। एंड क्यों चुना है? क्योंकि उस गवर्नमेंट ने बोला है कि हम आपके लिए बेटर पॉलिसीज़, हम आपको बेटर बेनिफिट्स, हम आपके लिए बेटर पॉलिसीज़ लाएंगे। दैट्स वाई पीपल वोटेड फॉर दैट गवर्नमेंट, एंड वो गवर्नमेंट उनके लिए आप क्या करेगी? काम करेंगे। ओके। तो अब हम जो हेल्थ है ना, जो आज हमने हेल्थ वाला टॉपिक लिया है, जबकि सारे इन चीज़ों में गवर्नमेंट को काम करना है, इन सारे फैक्टर्स पे लोग गवर्नमेंट को पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करना है। बट यहाँ पे जो एग्जांपल है ना, एक एग्जांपल ये हेल्थ का, कि गवर्नमेंट हेल्थ में क्या कर रहा है, उसने क्या हेल्थ में किया और हेल्थ में वो क्या क्या कर सकता है, तो उसके बारे में उसने यहाँ पे बोला है। तो अब हम कुछ पढ़ेंगे इंडिया के हेल्थ स्ट्रक्चर के बारे में, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। तो आपकी बुक में दिया गया है जो इंडिया है ना, इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस, ठीक है। हमारे यहाँ बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं दुनिया में, इन द वर्ल्ड, ठीक है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाए जाते हैं? इंडिया में। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेज इंडिया में पाए जाते हैं। और सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स कहाँ बनते हैं? इंडिया में बनते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 30,000 हर साल, 30,000 नए डॉक्टर इंडिया में क्वालिफाई हो जाते हैं। जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है ना, वो ओवर द ईयर्स बहुत बढ़ चुकी है, हैव सब्सटैंशली ग्रो, ओके, ठीक है, गिरी नहीं है बल्कि बढ़ चुकी है। 1950 में हमारे पास 2717 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स थे। कितने थे? 2717 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स थे। और 1991 में हमारे पास 11,000, 2000 से 11,000 पहुंच गया, 174 हॉस्पिटल्स इन 2017, ठीक है। अब आप खुद देखिए 1950 में कितने हॉस्पिटल्स आपके पास? 2717। एंड 1991 में आपके पास कितने हॉस्पिटल्स? 11,174, मतलब इट्स अ बिग ग्रोथ। तो द न्यू नंबर ग्रू टू 23,583। अब जो 2017 में कितना बड़ा है? 2017 में आपके पास 23,000 हॉस्पिटल्स है, 583, 23,583 हॉस्पिटल्स है, इतने सारे हॉस्पिटल्स, ओके। इंडिया गेट्स अ लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट फ्रॉम मनी कंट्रीज। तो क्या होता है मेडिकल टूरिस्ट? मेडिकल टूरिस्ट उस टूरिस्ट को बोलते हैं जो इंडिया में सिर्फ ट्रीटमेंट के लिए आया हो। किस लिए आया हो? ट्रीटमेंट के लिए, यानी कि कोई बंदा दूसरी कंट्री से इंडिया में आया हो जस्ट टू ट्रीट हिज डिजीज, उसको कोई ट्रीटमेंट चाहिए, उसको कोई मेडिकल हेल्प चाहिए, उसके लिए वो इंडिया आया, उसे कहते हैं मेडिकल टूरिस्ट। They come for treatment in some of the hospitals in India that compare with the best in the world. तो वो इंडिया में इसलिए आए बिकॉज उनके जो कंट्री है ना, वहाँ पे जो फैसिलिटी मिल रही है बट वो उससे ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इंडिया में जो वो सेम ट्रीटमेंट के लिए उतना एक्सपेंसिव नहीं है, तो दैट्स वाई दे कम टू द इंडिया। इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन इन द वर्ल्ड। कि कौन सा वाला? इंडिया थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर मेडिसिन सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूस करता है ना वर्ल्ड में, इंडिया उसमें तीसरे नंबर पे आता है। और ये लार्ज एक्सपोर्टर ऑफ द मेडिसिन भी है, ये एक्सपोर्ट मेडिसिन बहुत करता है। ओके, ये हो गया एक कॉलम, ठीक है। अब आपका दूसरा कॉलम है, ठीक है। दूसरा कॉलम बोलता है द मोस्ट डॉक्टर सेटल इन अर्बन एरिया। जो मैक्सिमम डॉक्टर्स हैं वो कहाँ सेटल होते हैं? अर्बन एरियाज में। पीपल इन रूरल एरियाज हैव टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच डॉक्टर। जो लोग होते हैं ना रूरल एरियाज में, ठीक है, गाँव के इलाकों में जो लोग रहते हैं उनको बहुत ट्रैवल करना पड़ता है एक डॉक्टर को पहुँचने तक। द नंबर ऑफ डॉक्टर्स विद रिस्पेक्ट टू द पॉपुलेशन मच लेस इन रूरल एरियाज। जो डॉक्टर्स हैं ना पॉपुलेशन की, यानी कि जो रेशियो ऑफ क्या है? रेशियो किसका है? डॉक्टर्स एंड पॉपुलेशन, ठीक है। डॉक्टर्स और किसका? पॉपुलेशन का। वो कितना है? वो बहुत कम है। किसका? डॉक्टर्स एंड पॉपुलेशन का जो रेशियो है वो बहुत ज़्यादा है। कहाँ पे? रूरल एरियाज़ में। इन द रूरल एरियाज़ में बहुत लेस है, ठीक है, लेस है रूरल एरियाज में। अबाउट 5 लाख पीपल डाई फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस एवरी ईयर। पता है इंडिया में हर साल में 5 लाख लोग मरते हैं टीबी से। टीबी होता है ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, इट्स अ लंग डिजीज, ठीक है। दिस नंबर इज ऑलमोस्ट अनचेंज्ड सिंस इंडिपेंडेंस। और ये जो नंबर है ना, जब से 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ, ठीक है, तब से हर साल, उससे पहले भी हर साल इतने सारे लोग मरते थे टीबी से, उसके बाद भी हर साल, ठीक है, 5 लाख लोग आज भी मरते हैं टीबी से हर साल।
Almost 2 million cases of malaria are reported every year and this number isn't decreasing. और हर साल ठीक है 2 मिलियन केसेस ऑफ मलेरिया आते हैं. कितने? 2 मिलियन एंड यू नो 1 मिलियन इज इक्वल टू 1 मिलियन होता है 10 लाख. कितना होता है 10 लाख? यानी कि 20 लाख पीपल. 20 लाख केसेस मलेरिया के हर साल होते हैं और ये नंबर कभी कम हो नहीं रहा है. वी आर नॉट एबल, हम लोगों के पास इतना नहीं है कि हम क्या करें टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल. क्या जैसे अभी इंडिया के पास 140 करोड़ पॉपुलेशन है. कितना है? 140 करोड़ पॉपुलेशन है एंड दैट 140 करोड़ पॉपुलेशन को हम लोग क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं. 21% ऑफ ऑल द कम्युनिकेबल डिजीज आर वाटर बर्न. जो भी कम्युनिकेबल डिजीज है, कम्युनिकेबल डिजीज वो होती है जो एक दूसरे से फैलती है. ठीक है, अगर जैसे मेरे को जुकाम होता है तो मेरे साथ अगर कोई बंदा बैठेगा उसको भी हो जाएगा, उसके साथ बैठेगा उसको भी हो जाएगा. उसे कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज. ठीक है, जो इंसानों को एक दूसरे से फैलती है उसे कहते हैं कम्युनिकेबल. ठीक है, जैसे कोविड वो भी एक डिजीज था, एयरबोर्न, मतलब यू कैन टच, यू कैन, इट वाज अ कम्युनिकेबल डिजीज. ठीक है, तो 21% ऑफ द डिजीज़ है ना वो क्या है? वाटर बॉर्न है. वाटर बॉर्न का मतलब होता है जो गंदे पानी से हुआ है, मतलब जो पानी की वजह से हुई है. कौन सी डिजीज़? जो पानी की. वाटर बॉर्न डिजीज़ होता है जो डिजीज़ पानी से फैली हो, पानी की वजह से डिजीज़ हुई हो. तो वो डिजीज़ पानी से क्यों होंगी? क्योंकि लोगों को साफ़ पानी नहीं मिल रहा है पीने के लिए. ठीक है, जैसे डायरिया है, वर्म्स है, हेपेटाइटिस है, ये सारा डिजीज़ क्या है? वाटर बॉर्न है. यानी कि जो डिजीज़ पानी से फैलती है. क्यों पानी से फैला? बिकॉज वो पानी क्लीन नहीं है, वो पानी क्लीन नहीं था. किस लिए? कंजम्पशन के लिए. हाफ ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन इंडिया डू नॉट गेट एडिक्वेट फूड टू ईट एंड आर अंडर नरिश्ड. इंडिया के जो हाफ से ज़्यादा लोग हैं ना ही वो एडिक्वेट फूड उन्हें मिलता है खाने के लिए और वो अंडर नरिश्ड होते हैं. अंडर नरिश्ड होते हैं कि जो उनको नीड होता है एज अ बॉडी, एज अ चाइल्ड, एट देयर एज, तो उनको उतना न्यूट्रिएंट नहीं मिलता है. तो उनको क्या होता है? माल न्यूट्रिशन. इसको बोलते हैं माल न्यूट्रिशन. जब आपकी बॉडी को उतना ज़्यादा जो आपकी नीड होता है उस लेवल तक आपका नरिशमेंट नहीं, उसको उस लेवल का न्यूट्रिशन, नरिशमेंट या फूड नहीं मिलता है, उसे हम बोलते हैं माल न्यूट्रिशन. यानी कि इंडिया में अगर 140 करोड़ पॉपुलेशन, उसमें चलो मानो हमारे पास 20 करोड़ चिल्ड्रेन है. ठीक है, 20 करोड़ में हमारे 10 करोड़ बच्चे क्या हैं? माल नरिश्ड हैं. यानी कि उनको एडुकेट खाना, एडुकेट न्यूट्रिएंट, एडुकेट न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है. ओके, तो अब यहाँ पर दिया गया है कि अब आप बताइए, जैसे अभी मैंने आपको ये कॉलम पढ़ाया जहाँ पे मैंने पढ़ा है कि इंडिया में कितना हेल्थ में कितना काम हुआ है, मेडिकल फैसिलिटीज़, मेडिकल कॉलेज में, डॉक्टर्स में, मेडिकल टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, सब में बहुत है. ठीक है, मेडिसिन हम लोग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं. अब आप वहीं पे देखिए कि यहाँ पे कितना दिक्कत है लोगों को. ठीक है, हमारे यहाँ हम मलेरिया के हर साल 20 लाख केस आते हैं, 5 लाख लोग टीबी से मरते हैं हर साल. और गाँव में बहुत दिक्कत होता है, वहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल नहीं रहता है. हमारे यहाँ 21% जो डिजीज़ है ना वो पानी से फैलती है. हमारे आधे बच्चों को माल नरिश्ड रहते हैं. अब आप बताइए कि दोनों में क्या, इस कॉलम को आप क्या नाम देंगे एंड ऑन द जो आपका लेफ्ट कॉलम है उसको आप क्या नाम देंगे, जो राइट कॉलम है उसको आप क्या नाम देंगे? तो लेफ्ट कॉलम को मैंने आपको बोला, आई एम अ टीचर सो आई एम टेलिंग यू कि मैंने लेफ्ट कॉलम को हेल्थ स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया दिया. ठीक है, और जो राइट है ना उसको मैंने बोला ग्राउंड सिचुएशन ऑफ द हेल्थ सेक्टर. ठीक है, लेकिन अब आप बताइए, आप सोचिए इस बात जो मैंने आपको समझाया यहाँ पे, जो मैंने आपको पढ़ाया, दोनों को चीज़ों को पढ़ाया, आप बताइए कि आप दोनों कॉलम्स में दोनों को क्या नाम देंगे? इसको क्या नाम देंगे? द लेफ्ट कॉलम एंड द राइट कॉलम, उसको आप क्या नाम देंगे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. वी विल कंटिन्यू द लेक्चर in the next session. Okay, till then, take care, have a good day, and study well, study hard. Okay, study smart. Take care.